हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बाल विकास एवं पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके लिए कवर करेंगे। और दोस्तों, आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और उससे पहले यहाँ पर यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करेंगे इस प्रश्न के उत्तर के लिए कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है, ये आपको बताना है। देखिए, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा जब भी आपके सामने प्रश्न आता है तो चाहे प्रश्न की जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, तो प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा। यहाँ पर क्या है कि कोई बच्चा किसी भी चीज़ को कैसे समझता है कि ये वस्तु स्थायी है या फिर अस्थायी है, तो ये अवधारणा किस चरण में प्राप्त होती है ये आपको बताना है। क्या वह संवेदी गामक में, पूर्व परिचालन में, या फिर मूर्त परिचालन में, या फिर डी ऑप्शन है आपका औपचारिक परिचालन में। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न आपका बहुत अच्छा होने वाला है और बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, तो अगर हम बात करें स्थायित्व की, तो ये आपका संवेदी गामक यानी कि संवेदी गामक जो आपकी अवस्था होती है, संवेदी गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है संवेदी गामक। और इसमें क्या होता है, बच्चा स्थायित्व को समझने लगता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर दूसरी अवस्था आती है पियाजे के अकॉर्डिंग पूर्व परिचालन, जिसे हम क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, पहली इसके देखिए नाम आपको थोड़े से चेंज लग रहे होंगे, लेकिन परिचालन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, यहाँ पर आपको संक्रियात्मक भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो परिचालन या संक्रियात्मक एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसकी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। और अगर हम बात करें मूर्त संक्रियात्मक यानी कि मूर्त परिचालन की, तो 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक परिचालन यानी कि 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पर आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और दोस्तों समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या होता है कि कई हमारे जो भाई बहन हैं वो ज़रा सा वीडियो को देखते हैं और बस स्किप करके निकल जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके माइंड में बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। देखिए, हमेशा सीखने के लिए किसी से भी आप सीखते हैं तो आपको बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि अरे मैं तो अध्यापक हूँ, मुझे ये क्या पढ़ाएंगे ये वो, तो हमेशा ध्यान रखिए आप नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए एक, आपने देखा होगा एक वैज्ञानिक जो होता है ना, तो वैज्ञानिक भी काफ़ी, आप समझते हैं वैज्ञानिक जब बनेगा तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद में, बहुत एज के बाद में वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन वो अपने सीनियर वैज्ञानिक की जब बात को सुनता है, समझता है, तो क्या करता है, एक बच्चे की भांति समझता है। क्यों? क्योंकि उसे सीखना है और सीखने के लिए हमेशा बच्चे की भांति सीखना पड़ता है, चीज़ों को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। और बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं। ये आपको खाली जगह दी गई है और आपको बताना है कि महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। आपको बताना है कि किस महीने की आयु के बीच, क्या वह 12 से 18 महीने का बच्चा होता है, क्या वह 18 से 24 महीने का बच्चा होता है, क्या वह 24 से 30 महीने का बच्चा होता है, या फिर आपका 30 से 36 महीने का बच्चा होता है। तो आपको बताना है कि किस आयु के बीच में बच्चा जो है वो छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, क्वेश्चन का आप लेवल देख पा रहे होंगे, प्रश्नों को किस प्रकार से घुमाया गया है। प्रश्न बहुत ज़बरदस्त हैं, तो ध्यान रखिए। हमेशा यदि मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन में कभी भी आ जाए कि छोटे छोटे वाक्यों में बोलना कब शुरू करता है, तो आप कहेंगे 18 से 24 माह। 18 से 24 माह के बीच में बच्चा जब हो जाता है, तो आप 18 से 24 माह का मतलब आप समझते होंगे, यानी कि 1.5 साल या 2 साल का लगभग बच्चा हो जाता है, तो वह छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा, मम्मी मुझे पानी दे दो,
इस टाइप से 1.5-2 साल का बच्चा बोलने लग जाता है। आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुका है और आता रहता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो अगर मैं पहले प्रश्न की बात करता हूँ तो बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू की अवधारणा आपकी किसने दी, तो विलियम स्टर्न के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न के द्वारा आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था यानी कि आईक्यू का जो फॉर्मूला था वो किसने दिया, तो आप कहते टर्मन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर अगर बात आता कि बुद्धि के जनक कौन है तो आप कहते अल्फ्रेड विने हैं बुद्धि के जनक, जिन्होंने 1905 में इसका नाम रखा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अल्फ्रेड विने के लिए क्या कहा जाता है, एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों आपको मैं जो हर प्रश्न की बहुत अच्छे से व्याख्या कर रहा हूं, आपको ये कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके इसको भी बता दीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न के लिए कि सृजनात्मकता की अवधारणा, सृजनात्मकता को, ये खाली स्थान है यहाँ पर आपको बताना है कि की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो आपकी सृजनात्मकता होती है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो किससे संबंधित मानी जा सकती है, आपको बताना है। द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच या फिर आपका विविध सोच। ये प्रश्न आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता हमेशा क्या करती है, विभिन्न प्रकार से चीजों को सोचती है। यानी कि आपका विविध सोच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करें। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह किसका उपयोग करता है, ये आपको बताना है। क्या वह अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या फिर आपका अनुमानी विधि का। तो आपको बताना है इसमें से किस विधि का वह प्रयोग करता है। वह देखिए क्या है, एक बच्चा है रवि नाम का, ठीक है, इसमें क्या करता है, वह अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उस, मान लीजिए उसके पास कोई उपकरण है और उसके क्या है, उसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो उसको ठीक करने का प्रयास करता है, उसकी मरम्मत करता है। तो वह किस प्रकार का विधि का प्रयोग करता है ये आपको बता देना है। तो प्रश्न को बताएंगे उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए परिकल्पना, खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर। देखिए वो जानता नहीं है, बच्चा छोटा है, परिकल्पना कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन वो जानता नहीं है ये सही किस प्रकार से होगा। यानी कि वो मरम्मत तो कर रहा है, लेकिन क्या उसे पता है कि ये क्या कर रहा हूं मैं, वो नहीं जानता, क्योंकि छोटा बच्चा है। और छोटा बच्चा क्या करेगा, अनुमान लगाएगा दोस्तों। ठीक है, अनुमान के अनुसार कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, परिकल्पना कर रहा है, अपने माइंड में सोच रहा है चीजों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है, कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो गाइस इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य को, यानी कि दिव्या के लिए यदि हम कोई भी कार्य देते हैं तो वह छोटे छोटे खंडों में कर कर उस कार्य को कर लेती है। तो ये क्या है दोस्तों, जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कम करने की, चीज़ों को कम नहीं किया जा रहा है, चीज़ें वही हैं लेकिन छोटे छोटे खंडों में बांटा जा रहा है, तो कम नहीं किया जा रहा है। द्वितीयक विस्तारण विधि, देखिए दूसरे प्रकार से कोई विस्तार नहीं किया जा रहा है। देखिए चीज़ें वही हैं, मैंने क्या बोला, चीज़ें वही हैं लेकिन विस्तार नहीं किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखें, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, बिल्कुल सही है, लक्ष्य उसका वही है लेकिन
उपलक्ष्य दूसरे लक्ष्य की सहायता से यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में किया और उसके द्वारा उसको सीख लिया, यानी कि उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ बताएं। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने इस प्रश्न का आंसर देख लिया होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि प्रश्न कुछ होता है और आंसर उसके नीचे कुछ लिख देता हूँ। तो आपकी श्रद्धा है कि आप तुक्का मारते हैं देखकर ही या फिर अपने माइंड का यूज करते हैं। जी हाँ बताइए। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, ऑप्शन नंबर सी है आलेख पत्र जिसे हम रिपोर्ट कार्ड कहते हैं में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो आपको बताना है ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके उदाहरण हैं। जी हाँ कमेंट करें दोस्तों, क्या है ये सब। तो अगर हम बात करते हैं परीक्षा के प्रश्न उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया है मानते हैं, लेकिन क्रेडिट संचय और प्रणाली क्या ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है? तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण करना, बिल्कुल गलत है दोस्तों। हालांकि ये सही हो सकता है लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों की स्थिति का निर्धारण केवल और केवल ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय के आधार पर नहीं किया जा सकता। आलेख पत्र या रिपोर्ट, देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही हो जाएगा कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन। अधिगमकर्ता यानी कि जो बच्चा सीख रहा है वो उसने कितना अधिगम कर लिया है उसका आकलन हमें करना है, यही आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है जी हाँ बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि आपको प्रश्न बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। आप खुद कहेंगे कि सर आज मज़ा आ गया वाकई में। ठीक है जी हाँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को फुल देखना पड़ेगा, तभी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है जी हाँ, अब बताएंगे। जेजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, कैसे होते हैं? अन्योन्य आश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित या फिर एकीकृत। तो आपको बताना है जेजों के अनुसार बताना है कि संज्ञान और भाव कैसे होते हैं। जी हाँ, तो ध्यान रखें जेजोंग के अनुसार, यानी कि जेजोंग ने कहा था कि संज्ञान और भाव एकदम से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, इस प्रश्न को आप बताएंगे कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु द्रव्य श्रव्य स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण या फिर अवलोकन। तो इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दृश्य श्रव्य स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग करना, ये गतिबोधक है। हम क्या करते हैं, अधिगम को गति देने के लिए और बेहतर तरीके से सिखाने के लिए क्या करते हैं, दृश्य श्रव्य और स्पर्श सामग्री का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि गतिबोधक इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं आपके पास बुक्स हैं, लेकिन बुक्स से आप कम पढ़ते हैं, लेकिन आप वीडियो से जब पढ़ते हैं तो चीज़ें आपकी माइंड में एकदम से सेट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए दृश्य श्रव्य का साधन है और दृश्य श्रव्य से पढ़ने वाली चीज़ें एकदम से माइंड में सेट हो जाती हैं। ठीक है जी हाँ, अब बताएंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, ये दो जगह खाली स्थान है कि क्या क्या है, ये आपको बताना है। सक्रिय और सरल है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आपको बताना है अधिगम अपने स्वभाव में। जी हाँ, कमेंट करें।
तो यहाँ पर ध्यान रखें, अधिगम अपने स्वभाव में क्या है, यहाँ पर सक्रिय और सरल। देखिए सक्रिय है लेकिन सरल है। हर हर अधिगम सरल नहीं है। अधिगम सरल भी है, कठिन भी है, लेकिन हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो कठिन लगता है, जब सीख जाते हैं तो सरल लगने लग जाता है। ये गलत हो जाएगा। सक्रिय और सामाजिक बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। निष्क्रिय बिल्कुल गलत हो जाएगा। निष्क्रिय सरल ये तो बिल्कुल, और निष्क्रिय बिल्कुल गलत है। इनका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और गाइस चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर देंगे जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो। कैसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए दोस्तों, बताना है। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना होना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक होना चाहिए। प्रत्यय स्मरण रटना और समझना होना चाहिए। ड्रिल और अभ्यास होनी चाहिए। तो बताएंगे गाइज इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं पूछना, तर्क और निर्णय लेना एकदम से सही है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना होता है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी एक ही ऑप्शन को देखकर तुरंत टिक मत लगाइए, सभी ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक बिल्कुल गलत है। यहां पर अगर हम बात करें तो बच्चों को केवल और केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों में लगाना चाहिए, गलत हो जाएगा। रटना आ गया, तुरंत काट दीजिए, ठीक है। ड्रिल और अभ्यास और आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपका पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना इज द राइट आंसर। इनका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और गाइज आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर कीजिए। जी हाँ, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद इस प्रश्न को देखिए और बताइए कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। आप जानते हैं कि बच्चा जो छोटा होता है वो बहुत भोला होता है, सीधा साधा होता है, ठीक है। जब वो कक्षा में पहुंचता है तो आपको होता है ना, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। और ऑप्शन नंबर डी है कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो गाइस कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताएंगे, वीडियो को बने रहेंगे वीडियो के साथ। जी हाँ, तो अगर हम बात करें शिक्षक की योजना और रुकावट, बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है, काट देंगे, ठीक है। निगेटिव पॉइंट कभी भी नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा केवल वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो भी आपका हमेशा गलत होता है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, क्या ये सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने जो भाई बहन हैं उनके लिए एक बार शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी संख्या बढ़ाइए, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और आपका ये परिवार है। दोस्तों हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि चैनल लोगों का चैनल होगा पर मेरा चैनल नहीं है, मेरा ये आपसे एक परिवार है। और परिवार में हमेशा मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार के साथ रहें, तभी हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियां, या फिर शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक, यहाँ पर देख लेते हैं शायद ये संवेगात्मक स्वास्थ्य। जी हाँ, थोड़ा सा था ये, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। दोस्तों जी हाँ, जो अधिगम को प्रभावित करते हैं वो आपको बताना है। तो अगर हम बात करें कि शिक्षण की युक्तियां दोस्तों अगर हम बात करें तो ये क्या ये प्रभावित करती हैं, तो हालांकि ये भी आपकी प्रभावित करती हैं। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण ये आपका प्रभावित नहीं करता, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं शिक्षार्थी की परिपक्वता, ये भी है, ठीक है, लेकिन शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ये भी आपका प्रभावित करता है अधिगम को कहीं ना कहीं। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जब तीन ऑप्शन सही है तो मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा इसमें। तो अगर हम बात करें कि शिक्षण की युक्तियां बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं
कि अगर छोटे बच्चे के लिए आप शिक्षण की युक्तियां यूज करेंगे तो वो उसके लिए क्या है, यूजलेस है बिल्कुल, ठीक है। तो यानी कि शिक्षण की युक्तियां हर समय एकदम से सही नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखें शिक्षार्थी की परिपक्वता, उसका जो लेवल है, उसकी जो परिपक्वता है उसके अनुसार ही बच्चे को सिखाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों मिस हो रहा है, मैंने नीचे देखा नहीं, हालांकि ये सभी सही होने चाहिए अब तो। जी हाँ, अब तो ये सभी सही होने चाहिए, मैंने नीचे देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ भी सही था, मैंने आपको बताया था। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी सही था, और उत्प्रेरण भी आपका सही था कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो सकता है। मैं सॉरी दोस्तों, मैंने नीचे नहीं देखा, क्योंकि जब तक मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन अगर देख लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम है, सार्थक अधिगम है दोस्तों, ये आपको बताना है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य स्थापित करना, या फिर वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करना, या फिर आपका दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण करना। तो दोस्तों आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, और प्रश्न आपका है बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट करेंगे दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो सार्थक अधिगम, सार्थक अधिगम की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना, यानी कि उसने जो अनुभव प्राप्त किया है उससे और ज़्यादा सक्रिय ज्ञान का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और ये बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को जरूर दबा दीजिए, इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। आप हमारी कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाएंगे यदि आप बेल आइकन को दबाते हैं तो, ठीक है। जी हाँ, अब आपको बताना है कि ये खाली स्थान दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा कि विशेष अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। जी हाँ, कमेंट करेंगे। खोज और पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम और पर्यावरण स्थिरता, या फिर परिवर्तन। तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो अन्योन्य क्रिया, देखिए हमेशा अगर मैं बात करूं तो आपका 90% जो अन्योन्य क्रिया वाला जो क्वेश्चन आता है, और आपका अगर ऑप्शन में वंशानुक्रम और पर्यावरण आपको दिखता है तो वो आपका राइट आंसर होता है। ये आपके लिए एक ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। जी हाँ, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर